गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा लास्ट क्लास में आपको सर ने क्वेश्चन नंबर 6 ये एक्सप्लेन किया था और होमवर्क में सॉल्व करने के लिए दिया था, तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का बोर्ड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप वो क्वेश्चन का होमवर्क कॉपी में चेक कीजिएगा, ठीक है। तो नोट्स का पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। Prepare profit and loss account for the year ended 31st March 2018 from the following information, ठीक है। और नीचे आपको दो एडजस्टमेंट दी हुई है। इतनी इंफॉर्मेशन से हमको सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले मैं ऊपर लिखता हूं, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप firm, profit and loss account for the year ended 31st March 2018. particular amount डेबिट और क्रेडिट। अब हम पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट ₹45,000। जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो वहां से हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिला, तो उस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा होगा। तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट है 45,000। उसके बाद दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ₹25,000। ओपनिंग स्टॉक मतलब साल के शुरुआत का स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमको बनाना नहीं है, इसीलिए ओपनिंग स्टॉक को कहीं पर भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसको क्रॉस मार्क लगा दो। देन नेक्स्ट सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस ₹500। अब यहां पर हमको दो चीजें दी हुई है, सैलरी एंड वेजेस। तो जो सबसे पहले दिया हुआ है हम उसको प्रेफरेंस देंगे। तो सबसे पहले सैलरी दिया हुआ है तो सैलरी को प्रेफरेंस देंगे। सैलरी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा। हमने 500 रुपए सैलरी एंड वेजेस पेड किया, उसमें से सबसे ज्यादा जो पोर्शन था वो सैलरी का था और कम पोर्शन ये वेजेस का था, इसीलिए उसको कहा गया है सैलरी एंड वेजेस। तो जो पहले दिया हुआ है उसको प्रेफरेंस देंगे। तो पहले दिया हुआ है सैलरी, तो हम सैलरी को प्रेफरेंस देंगे। सैलरी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसी वजह से हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। 2 सैलरी एंड वेजेस अमाउंट है 500। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹1,500। अब हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में मीटर लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, उसका हर महीने क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा।
अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा तो उसको हर मंथ पेड करना पड़ेगा, पेड करेंगे मतलब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे, वो एक्सपेंसेस है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1500। देन एडवर्टीजमेंट हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसकी हमको क्या करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता चल पाए। तो हमने एडवर्टीजमेंट की, एडवर्टीजमेंट अब फ्री में तो नहीं होगी, उसके लिए हमारे क्या हो गए, 3000 रुपए खर्च हो गए, मतलब पैसे क्या हो गए, खर्च हो गए, एक्सपेंसेस हुआ तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में। ठीक है, अब उसको लिखते समय हम इनर कॉलम में लिखेंगे। इनर कॉलम में क्यों लिखा है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है तो उसको मैं P&L के डेबिट साइड में लिखता हूं इनर कॉलम में। टू एडवर्टीजमेंट कितना है, 3000। उसके बाद नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड एट द टाइम ऑफ सेल्स, सेल करते समय पेड किया हुआ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, अब सेल करते समय किया हुआ एक्सपेंसेस है, इसीलिए उसको P&L के डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, एक्सपेंस है, पैसे खर्च हो गए, इसीलिए डेबिट साइड में। दो लाइन छोड़कर, जिस भी पॉइंट को हमने इनर कॉलम में लिखा है उसके नीचे हमको 2 लाइन छोड़ना पड़ेगा। टू कैरेज आउटवर्ड 800। देन इंश्योरेंस प्रीमियम हमने हमारे बिजनेस का इंश्योरेंस निकाला तो हर महीने उसका प्रीमियम पेड करना पड़ेगा। प्रीमियम पेड करेंगे मतलब पैसे क्या हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे, एक्सपेंसेस है तो उसको P&L के डेबिट साइड में लिखता हूं। टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1200। देन लीगल चार्जेस। ठीक है, हमारे अगेंस्ट कोर्ट में कोई केस चल रही थी तो हमने क्या किया, उसकी लीगल चार्जेस की फीस पेड की। हमने कोई वकील से कंसल्टेशन किया तो उसके अगेंस्ट हमको क्या देना पड़ेगा, उसकी फीस देनी पड़ेगी, तो उसे कहा जाता है लीगल चार्जेस। कोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा आया तो उसे कहा जाएगा लीगल चार्जेस। एक्सपेंस है, पैसे खर्च हो गए तो उसको P&L के डेबिट में लिखता हूं। टू लीगल चार्जेस कितना है, 1700। देन कमीशन रिसीव्ड मतलब कमीशन मिला मतलब इनकम हुई। कमीशन मिला मतलब पैसे आए, इनकम हुई तो उसको P&L के क्रेडिट साइड में लिखता हो, क्योंकि कमीशन नाम की इनकम ये अदर देन सेल वाली इनकम है। अदर देन सेल वाली इनकम जो भी होगी वो P&L के क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी, तो क्रेडिट साइड में लिखता हूं बाय कमीशन रिसीव्ड कितना है, 2000। उसके बाद कैरेज इनवर्ड। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आया था कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड एट द टाइम ऑफ परचेस। कैरेज इनवर्ड मींस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड एट द टाइम ऑफ परचेस। गुड्स परचेस करते समय पेड किया हुआ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट।
तो ये परचेस से रिलेटेड एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस होने की वजह से ये लिखा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, लेकिन फिलहाल हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है, इसीलिए कैरेज इनवर्ड को कहीं पर भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसके ऊपर क्रॉस मार्क लगा दो। देन ऑडिट फीस। ऑडिट फीस हमने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट ये चार्टेड अकाउंटेंट से वेरीफाई करवाया। हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं ये सही है या गलत है, तो इसको जो वेरीफाई करेगा उसे कहा जाता है ऑडिटर। तो ऑडिटर को हमको क्या देनी पड़ती है? फीस देनी पड़ती है, उसे कहा जाता है ऑडिट फीस। ठीक है, अब ऑडिट फीस हम देंगे मतलब हमारे पैसे क्या हो जाएंगे? खर्च हो जाएंगे, मतलब एक्सपेंसेस होगा। एक्सपेंसेस होगा तो उसको P&L के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, तो डेबिट साइड में लिखता हूं टू ऑडिट फीस। कितना? 3000। नेक्स्ट बैड डेट्स। बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब जो पैसा डूब गया। बैड डेट्स मतलब क्या? जो पैसा डूब गया। हमने गुड्स सेल की क्रेडिट पर, लेकिन वो पैसा क्या हुआ? रिकवर्ड नहीं हुआ, तो उसे कहा जाता है बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स मतलब पैसा डूब गया। पैसा डूब गया तो हमको क्या हो गया? नुकसान हो गया, लॉस हो गया। लॉस हो गया तो उसको डेबिट साइड में लिखता हूं टू बैड डेट्स 1800। देन सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस वर्ड ही लगा हुआ है ना। हमने हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए एजेंट को क्या किया? हायर किया। ठीक है, अब एजेंट को हायर किया तो उसके लिए क्या होंगे? प्रोडक्ट वो सेल करेगा, तो सेल करते समय कुछ ना कुछ क्या होंगे? एक्सपेंसेस होंगे। तो ऐसे ही हमारे 1500 रुपए प्रोडक्ट बेचते समय, गुड्स बेचते समय क्या हो गए? खर्च हो गए, इसीलिए उसको कहा गया सेलिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड में लिखता हूं टू सेलिंग एक्सपेंसेस 1500। देन डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने डिस्काउंट दिया, सामने वाले पर्सन को हमने क्या किया? डिस्काउंट दिया। ठीक है, डिस्काउंट दिया मतलब हमारे पैसे क्या हो गए? खर्च हो गए। हमारे पैसे क्या हो गए? खर्च हो गए। हमारे लिए वो क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। सामने वाले पर्सन को हमने क्या किया? डिस्काउंट दिया, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। एक्सपेंसेस हुआ तो डेबिट साइड में लिखता हूं टू डिस्काउंट अलाउड 1000। देन डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस ₹500। हमारे पास गुड्स को डिलीवरी करने के लिए एक व्हीकल है, तो उसको कहा जाता है डिलीवरी वैन। वो हमारे लिए असेट है, तो डिलीवरी वैन ये लिखा जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। अब वो डिलीवरी वैन को चलाने के लिए हमको कुछ ना कुछ क्या लगेगा? एक्सपेंसेस लगेगा। उसमें पेट्रोल लगेगी, उसमें सर्विसिंग का खर्चा लगेगा, उसमें बहुत सारे क्या होंगे? एक्सपेंसेस लगेंगे। तो ऐसे ही वो डिलीवरी वैन को रन करने के लिए हम हमारे जेब से 500 रुपए क्या हो गए? खर्च हो गए, एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस हुआ तो डेबिट साइड में लिखता हूं टू डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस 500। देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ₹2000। हमारे पास एक पुराना फर्नीचर था, हमने उसको क्या कर दिया? बेच दिया, सेल कर दिया। तो सेल करते समय हमको 2000 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब प्रॉफिट हुआ मतलब इनकम हुई। अब 2000 रुपए की जो इनकम हुई वो अदर देन सेल वाली इनकम है, क्योंकि असेट खरीद कर बेचना ये हमारा बिजनेस नहीं है। असेट खरीद कर बेचना ये हमारा बिजनेस नहीं है, तो ये जो 2000 रुपए की इनकम है ये अदर देन सेल वाली इनकम रहेगी। तो अदर देन सेल वाली इनकम लिखी जाएगी क्रेडिट साइड में
तो क्रेडिट साइड में लिखता हूं बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2000। उसके बाद बैंक चार्जेस ₹500, ठीक है, बैंक चार्जेस ₹500। अब बिजनेस का बैंक में अकाउंट होता है, बिजनेस का बैंक में क्या होता है, अकाउंट होता है। तो बैंक हमको एटीएम फैसिलिटी देती है, चेकबुक फैसिलिटी देती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। अब ये सब फैसिलिटी बैंक हमको फ्री में नहीं देती है, इसके अगेंस्ट वो हमसे क्या करती है, कुछ चार्जेस लेती है, तो उसे कहा जाता है बैंक चार्जेस, ठीक है। अब बैंक चार्जेस ये बिजनेस पेड करेगा बैंक को, बैंक चार्जेस ये बिजनेस पेड करेगा बैंक को, मतलब ये बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। एक्सपेंसेस हुआ तो डेबिट साइड में लिखता हूं टू बैंक चार्जेस 500। देन लास्ट फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर ये असेट है, फर्नीचर ये हमारे लिए क्या है, असेट है। असेट है इसीलिए वो लिखा जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, लेकिन बैलेंस शीट तो हमने बनाई हुई नहीं है, इसीलिए फर्नीचर को कहीं पर भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसके ऊपर क्रॉस मार्क लगा दो। यदि हमको बैलेंस शीट पूछी होती तो बैलेंस शीट के असेट साइड में हमने फर्नीचर को लिखा होता, लेकिन हमको बैलेंस शीट बनानी नहीं है, इसीलिए उसको कहीं पर भी लिखना नहीं है, तो क्रॉस मार्क लगा दो। अब ये हमने बैलेंसेस को क्या कर लिया, पोस्ट कर लिया, ये हमने बैलेंसेस को क्या कर लिया, पोस्ट कर लिया। अब नीचे आपको दो एडजस्टमेंट दी हुई है, तो वो एडजस्टमेंट को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन एडजस्टमेंट सॉल्व करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखना है कि ऊपर दिए हुए बैलेंसेस का सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है। यहां पर दिए हुए बैलेंसेस का सिर्फ और सिर्फ कितने इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट, लेकिन एडजस्टमेंट के कम से कम दो इफेक्ट होते हैं। एडजस्टमेंट के कम से कम कितने इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट। दो इफेक्ट मतलब वो कहीं ना कहीं दो अकाउंट में लिखा जाएगा, कहीं ना कहीं उसको दो जगह लिखना क्या है, कंपल्सरी है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। तो सबसे पहले फर्नीचर मतलब क्या होता है, मैं आपको डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। असेट को यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन हमको किस पर लगाना है, फर्नीचर पर। कितना लगाना है, तो 10% लगाना है। फर्नीचर कितना है, 1 लाख, तो 1 लाख का 10% आएगा 10,000। 1 लाख का 10% कितना आएगा, 10,000, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन से असेट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। असेट की वैल्यू कम होती है मतलब सबसे पहला इफेक्ट, उसको असेट में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मतलब फर्नीचर में से वो 10,000 रुपए हमको क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। फर्नीचर हम लिखते हैं बैलेंस शीट के असेट साइड में, लेकिन बैलेंस शीट तो कुछ हमने बनाई हुई नहीं है, इसीलिए वहां से 10,000 रुपए माइनस करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट के कम से कम कितने इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट। पहला इफेक्ट फर्नीचर में से माइनस, ठीक है। अब दूसरा इफेक्ट कहां, अब हमारे असेट की वैल्यू 10,000 रुपए से क्या हो गई, कम हो गई। 10,000 रुपए से कम हो गई मतलब वो हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। लॉस हो गया तो उसका दूसरा इफेक्ट लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। पहला इफेक्ट फर्नीचर में से माइनस, लेकिन हमने बैलेंस शीट बनाई हुई नहीं है तो इसलिए उसको इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। दूसरा इफेक्ट लॉस हो गया, एक्सपेंसेस हुआ, इसीलिए दूसरा इफेक्ट लिखा जाएगा P&L के डेबिट साइड में। तो P&L के डेबिट साइड में मैं लिखता हूं टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर है 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए का 10%, ₹10,000 आएगा।
तो डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट असेट में से माइनस और दूसरा इफेक्ट P&L के डेबिट साइड। देन सेकेंड एडजस्टमेंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल वर्थ ₹2000। 2000 रुपए के गुड्स हमने सैंपल के तौर पर फ्री में बांट दिए। ठीक है, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसके बारे में जनता को या फिर पब्लिक को पता चलना चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, 2000 रुपए के वो गुड्स फ्री सैंपल के तौर पर लोगों में बांट दिए। हमने कहा कि ये गुड्स अभी आप फ्री में रखिए, आप इसको यूज कीजिए, आपको पसंद आएगा तो आप बाद में शोरूम से जाकर उसको क्या कर लीजिए, परचेस कर लीजिए। तो ऐसे 2000 रुपए के गुड्स हमने फ्री सैंपल के तौर पर पब्लिक में क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, अब हमने 2000 रुपए के गुड्स पब्लिक में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए, तो हमारे बिजनेस से 2000 रुपए के गुड्स क्या हुए, गए। ठीक है, तो इसका पहला इफेक्ट लिखा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि वो 2000 रुपए के गुड्स हमने सैंपल के तौर पर बांट दिए, तो वो हमारे बिजनेस से चले गए, तो इसीलिए उसको ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। क्योंकि जब गुड्स आए थे तो हमने परचेस के नाम से डेबिट में लिखा था, अब गुड्स जाएंगे तो उसको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट तो हमने कुछ बनाई हुई नहीं है, इसीलिए पहला इफेक्ट यहां पर आने वाला नहीं है। अब दूसरा इफेक्ट, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो कम से कम कितने इफेक्ट होंगे, 2 इफेक्ट। ठीक है, दूसरा इफेक्ट कहां पर आएगा, अब 2000 रुपए के गुड्स हमने सैंपल के तौर पर बांट दिए, तो इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्ट होगा हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करना, हमारे प्रोडक्ट की क्या करना, एडवर्टाइज करना। ठीक है, तो ये 2000 रुपए का जो खर्चा है ये एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। किससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट से। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखो मेरा एडवर्टीजमेंट पहले से ही डेबिट साइड में लिख कर रखा हुआ हो 3000 रुपए, उसी में ये 2000 रुपए को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। ऐड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 2000। तो पहले था 3000 रुपए, उसमें 2000 रुपए ऐड किया, तो ऐसा टोटल खर्चा हो जाएगा 5000। ठीक है, तो पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, क्योंकि हमारे बिजनेस से गुड्स बाहर गए, और दूसरा आएगा एडवर्टीजमेंट में ऐड, क्योंकि ये एक्सपेंसेस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है। गुड्स फ्री में बांटने के पीछे हमारा मेन ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करना, इसीलिए एडवर्टीजमेंट में उसको ऐड किया। ठीक है, अब क्वेश्चन में दी हुई सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो गई, हमने बैलेंसेस भी पोस्ट कर लिया और एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर ली। अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्लोज करते हैं मतलब उसकी टोटल करेंगे। ठीक है, तो करते हैं टोटल। क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट साइड की टोटल 45,000 प्लस 2,000 47 प्लस 2,000 49,000। अब डेबिट की टोटल करते हैं, 0 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 5 5 plus 5 10 10 plus 8 18 18 plus 2 20 20 plus 7 27 27 plus 8 35 35 plus 5 40 40 plus 5 45 45 plus 5 50 50 0 कैरी आएगा 5, तो 5 plus 1 6 6 plus 5 6 plus 5 11 12 13 16 17 18 19 और 19 का 9 कैरी आएगा, बरोबर। 5 plus 1 6 6 plus 5 11 11 का 1 कैरी आएगा 1 1 और 1 2, तो 21,000। एक बार फिर से टोटल चेक कर लेते हैं।
तो ये 2000, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 9 10, 10 और 3 13, 14 15 16 17 17 बरोबर है 21,000। 21,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 10 10 10 20 20 और 7 27 27 और 8 35 35 और 5 40 40 और 5 45 45 और 5 50 शून्य 5 5 और 6 6 6 6 और 5 11 12 13 13 13 और 3 16 17 18 19 19 टोटल सभी को करनी है। एक बार मैं फिर से टोटल चेक कर लेता हूं। 7,000 8 शायद टोटल आती है 29,000। ठीक है, तो क्रेडिट की टोटल है 49,000 और डेबिट की टोटल है 29,000। तो जो टोटल बड़ी है वो हम दोनों साइड पर लिखते हैं। तो बड़ी टोटल है 49,000, तो 49,000 ये मैंने दोनों साइड पर लिख दिया। ठीक है, अब बड़ी टोटल में से छोटी टोटल माइनस करते हैं, मतलब 49 में से 29 माइनस करते हैं, तो 0 0 9 में से 9 गया 0, 4 में से 2 गए 2, तो 20,000। ठीक है, तो बैलेंस कितना आया 20,000। अब देखो, क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड और डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस साइड। तो इनकम है 49,000 और एक्सपेंस है 29,000, मतलब यहां पर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। इनकम ज्यादा रहेंगे और एक्सपेंसेस कम रहेंगे। ठीक है, तो बचा हुआ जो अमाउंट रहेगा वो प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि हमारी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। ठीक है, तो ये जो 20,000 रहेगा ये क्या रहेगा प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट मिला हमको वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलने वाले प्रॉफिट को हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। तो इस 20,000 को कहा जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में लिखता हूं टू नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल। ठीक है, तो ये था होमवर्क, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी आपको सर ने जो कल क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क आपको कहा गया था, जो कि मैंने एक्सप्लेन भी किया था, उसका सॉल्यूशन आपको आशीष सर ने दे दिया है। अब हमने ट्रेडिंग के क्वेश्चंस अलग किए, P&L के क्वेश्चंस अलग किए। आज हम वो दोनों क्वेश्चंस को कंबाइन करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब आज हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट दोनों एक साथ बनाएंगे। ठीक, तो जो शीट आपको भेजी गई है उसका क्वेश्चन नंबर 7 देखो। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2008। ठीक है, तो लिखो इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर in the books of
partnership firm. In the books of partnership firm, trading account for the year ended 31st March, for the year ended 31st March 2008. Particular amount profit and loss account for the year ended 31st March 2008. आज हम ट्रेडिंग और P&L दोनों के कंबाइन क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। कर लीजिए रोलिंग सब लोग जल्दी। हो गया रोलिंग। देखिए अब नीचे वहां 5 एडजस्टमेंट्स दी है, उस एडजस्टमेंट का ऊपर पहले मार्किंग लगा दीजिए, तो क्लोजिंग स्टॉक का मार्किंग नहीं आएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, तो ऊपर वेजेस भी है सेकंड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर सैलरी है, उसको भी मार्क लगा दीजिए। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसको मार्क लगा दीजिए। देन प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इसका मार्क प्लांट एंड मशीनरी को लगा दीजिए। देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट है क्या कहीं? हाँ है, उसको मार्क लगा दीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक 75,000। ओपनिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग रहा है, बराबर। तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 75,000। ओपनिंग स्टॉक 75,000। उसके बाद वेजेस, फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनको वेजेस दिए जाते हैं, मतलब ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसीलिए ये ट्रेडिंग के डेबिट में, तो लिखो ट्रेडिंग के डेबिट में टू वेजेस, उसको मार्क लगा के रखा है। इनर में लिखिएगा वेजेस 5,000।
वेजेस 5000। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड एट द टाइम ऑफ परचेस। परचेस करते समय जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की जाती है उसे कहा जाता है कैरेज इनवर्ड। और ये कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो ट्रेडिंग के डेबिट में कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड 1500, 1500। उसके बाद सैलरी, सैलरी ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करेंगे उनको दी जाएगी। सैलरी ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करेंगे उनको दी जाएगी। मतलब सैलरी नाम का एक्सपेंस, सैलरी नाम का एक्सपेंस ये ऑफिस का एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, तो ये आएगा पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में। तो पी एंड एल के डेबिट में एक लाइन छोड़कर टू सैलरी, टू सैलरी 10,000, उसको भी मार्क लगाया है, इनर में लिखो 10,000। एडवर्टीजमेंट, हमने हमारे प्रोडक्ट को बेचा, प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट का खर्चा आया, तो एडवर्टीजमेंट ये एक्सपेंस है, लेकिन ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये सेल्स से रिलेटेड है। तो सेल्स से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो पी एंड एल के डेबिट में आएंगे। तो पी एंड एल के डेबिट में टू एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट इनर में लिखो 5000, एडवर्टीजमेंट 5000। उसके बाद फैक्ट्री रेंट, मतलब फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री से रिलेटेड रेंट है, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखता हूं टू फैक्ट्री रेंट, टू फैक्ट्री रेंट कितना 6000, फैक्ट्री रेंट 6000। उसके बाद सेलिंग कमीशन, मैंने मेरा प्रोडक्ट जो बेचा वो हो सकता है मैंने किसी एजेंट के थ्रू बेचा। अब एजेंट के थ्रू बेचा तो एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा, एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा। तो हम कमीशन देंगे, हम कमीशन देंगे तो हमारे लिए वो एक्सपेंस बनेगा और वो एक्सपेंस सेल से रिलेटेड है, बराबर, इसीलिए वो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ये पी एंड एल के डेबिट में आता है। तो टू सेलिंग कमीशन, टू सेलिंग कमीशन, टू सेलिंग कमीशन कितना है सेलिंग कमीशन 2500, 2500। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ये तो असेट है, प्लांट एंड मशीनरी ये तो असेट है, तो ये बैलेंस शीट के असेट में जाना चाहिए, बराबर। तो ये ट्रेडिंग पी एंड एल में आने वाला नहीं है, उसको क्रॉस मार्क लगा दीजिए। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम ये एक्सपेंस है, बराबर, तो ये आएगा आपके पी एंड एल के डेबिट में, क्योंकि ये एक्सपेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम इनर में लिखो इंश्योरेंस प्रीमियम 3000, इंश्योरेंस प्रीमियम 3000। उसके बाद परचेसेस 2,02,000, परचेसेस हमने गुड्स परचेस किए, मतलब ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस हुआ और हमारे बिजनेस का ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। तो ट्रेडिंग के डेबिट में टू परचेस, नीचे परचेस रिटर्न है, नीचे परचेस रिटर्न है, इसीलिए इनर में लिखो। तो परचेसेस 2,02,000, परचेसेस 2,02,000। उसके बाद कोल, गैस एंड वाटर, कोल, गैस एंड वाटर ये फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए लगता है, ये फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए लगता है, बराबर। तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो लिखो ट्रेडिंग के डेबिट में टू कोल, गैस एंड वाटर
कोल गैस एंड वाटर 1500। उसके बाद परचेस रिटर्न, ये परचेसेस में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। परचेस रिटर्न ये परचेसेस में से माइनस करेंगे, तो परचेसेस में से लेस परचेस रिटर्न। कितना है परचेस रिटर्न, 2000। तो आउटर में आएगा 2 लाख, आउटर में आएगा 2 लाख। ठीक, उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब हमें डिस्काउंट मिला, मतलब वो हमारा इनकम हुआ। हमें डिस्काउंट मिला मतलब वो हमारा इनकम हुआ। क्या हुआ, इनकम हुआ। अब सेल नाम का इनकम ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेल नाम का इनकम ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और अदर देन सेल जो भी इनकम होगा वो पी एंड एल के क्रेडिट में जाएगा। अदर देन सेल जो भी इनकम होगा वो पी एंड एल के क्रेडिट में जाएगा। तो यहां लिखो बाय, 2 लाइन छोड़ के लिखो, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 2000। सेल्स इनकम है, बिजनेस का डायरेक्ट इनकम है, इसीलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बाय सेल्स 4,05,000, सेल्स 4,05,000। Carriage outward is the transportation cost paid at the time of sale. Carriage outward is the transportation cost paid at the time of sale. मतलब सेल करते समय जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की है उसे कहा जाएगा कैरेज आउटवर्ड। तो ये कैरेज आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, सेल करते समय का है, मतलब ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, इसीलिए ये पी एंड एल के डेबिट में। टू कैरेज आउटवर्ड 1200। रिपेयर्स ये एक्सपेंस है, पी एंड एल के डेबिट में, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए पी एंड एल के डेबिट में 2000। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी एक्सपेंस है, ये ऑफिस में लगता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए पी एंड एल के डेबिट में। $1,800। वर्क्स मैनेजर सैलरी मतलब फैक्ट्री में जो मैनेजर काम कर रहा है उसकी सैलरी। तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसीलिए ये आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। तो वर्क्स मैनेजर्स सैलरी, वहां मैनेजर के वहां अपॉस्ट्रोफी एस चाहिए, 15,000 15,000। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ये कहा जाएगा पी एंड एल के डेबिट में। तो पी एंड एल के डेबिट में टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,500। उसके बाद सेल्स रिटर्न मतलब जो गुड्स हमने सेल्स किए थे, जो गुड्स हमने बेचे थे, वो बेचे हुए गुड्स वापस आए। तो जो हमने सेल किया था इसमें से 5,000 के गुड्स वापस आ गए,
तो मेरा जो सेल्स है वो सेल्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेल्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए सेल्स में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना 5000। तो आउटर में आएगा 4 लाख, आउटर में आएगा 4 लाख। अब वहां दी हुई सारी इंफॉर्मेशन हमने पोस्ट कर ली है। ठीक है, अब नीचे दी हुई एडजस्टमेंट देखिए। क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख मतलब साल के आखिरी का स्टॉक, साल के आखिरी का स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक लिखा है ट्रेडिंग के डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक लिखा है ट्रेडिंग के डेबिट में, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। Then outstanding wages 2500 and salary 2000, outstanding wages 2500 and salary 2000। outstanding मतलब अनपेड, मतलब इस साल का एक्सपेंस है, पे करना चाहिए था लेकिन पे नहीं किया। इसे ही हम कह सकते हैं एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। इस साल का एक्सपेंस है, इस साल का एक्सपेंस है, इसलिए इस साल के एक्सपेंसेस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो करो ऐड, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस का वेजेस में ऐड करेंगे 2500, आउटर में आ जाएगा 7500, 7500। सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड करेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी में ऐड करो 2000, आउटर में आएगा 12000, आउटर में आएगा 12000। देन प्रीपेड इंश्योरेंस, एक मिनट, अभी आउटस्टैंडिंग है मतलब इस साल का एक्सपेंस है, इसलिए इस साल के एक्सपेंसेस में क्या किया, ऐड किया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग इस साल का एक्सपेंस है इसलिए एक्सपेंस में ऐड किया। अब एडजस्टमेंट है तो 2 इफेक्ट होंगे। अब दूसरा इफेक्ट, अब ये एक्सपेंसेस इस साल के हैं, हमने पे करना चाहिए था लेकिन हमने पे नहीं किया। अभी पे नहीं किया तो फ्यूचर में जाकर पे करना पड़ेगा, फ्यूचर में जाकर पे करना पड़ेगा, मतलब हमारी आज की वो लाइबिलिटी है। तो दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा, लेकिन हमें बैलेंस शीट तो प्रिपेयर करनी है नहीं, इसलिए यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस ₹500, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹500। प्रीपेड, प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस मतलब अगले साल का एक्सपेंस है, अगले साल का एक्सपेंस है जो कि मैंने इस साल क्या किया, पे किया। अगले साल का एक्सपेंस है जो कि मैंने इस साल क्या किया, पे किया। इसे ही कहेंगे एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट ड्यू। अब इस साल का एक्सपेंस है ही नहीं, इस साल का एक्सपेंस है ही नहीं, तो यहां से उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जो इस साल का एक्सपेंस है उसे ऐड करो और जो इस साल का एक्सपेंस नहीं है उसे माइनस करो। तो लेस करो, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 500, आउटर में आएगा 2500, आउटर में आएगा 2500। अब ये 500
अगले साल का है जो मैंने आज पे करके रख दिया, तो अगले साल मुझे सर्विसेज लेनी पड़ेगी, मतलब सर्विसेज रिसीवेबल है, रिसीवेबल है मतलब वो असेट है, इसलिए दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में जाएगा, लेकिन यहां हमें बैलेंस शीट बनानी नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपया था, उसका 10%, 10%, उसका 10%, तो 1 लाख का 10%, 1 लाख का प्लांट एंड मशीनरी है, उसका 10%, 10% मतलब 10/100, तो यह आएगा 10,000। 10% कहा ना तो हमेशा एक जीरो हटा देने का, तो 1 लाख का 10%, एक जीरो हट गया 10,000। अब डिप्रिसिएशन की वजह से असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? असेट की वैल्यू कम हो जाएगी, असेट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो असेट में से माइनस करना पड़ेगा। अब बैलेंस शीट तो बनाई नहीं है, इसलिए वहां से माइनस करने की आवश्यकता नहीं, बराबर। अब दूसरा इफेक्ट, अब डिप्रिसिएशन की वजह से मेरे असेट की वैल्यू कम हो गई, असेट की वैल्यू कम हो गई मतलब मुझे उतने का नुकसान हो गया, तो दूसरा इफेक्ट आएगा P&L अकाउंट के डेबिट में, P&L अकाउंट के डेबिट में, तो P&L के डेबिट में लिखो टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Then goods distributed as a free sample rupees 2,000. Goods distributed as a free sample 2,000, मतलब 2,000 रुपए के गुड्स मैंने फ्री सैंपल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किए। ये पिछले 2 एक क्वेश्चन में था, बराबर। अब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए मतलब हमने हमारे पास के गुड्स कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट किए। तो पहले ये सोचो, बिजनेस में गुड्स आए कि बिजनेस से गुड्स गए? सर गुड्स तो बांट दिए, मतलब बिजनेस से गुड्स गए होंगे। बिजनेस से गुड्स गए हैं तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो, बिजनेस से गुड्स गए हैं तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो। तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखता हूं, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखता हूं बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल 2,000, 2,000 के गुड्स गए। अब 2,000 के गुड्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मतलब अब मैंने वो फ्री फुकट में बांट दिए, है ना, फुकट में दे दिए कस्टमर को यूज करने के लिए। क्या उसके अगेंस्ट पैसा मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। अब पैसा नहीं मिलेगा, इसका मतलब 2,000 का नुकसान हो गया। 2,000 का क्या हुआ? नुकसान हो गया। 2,000 का नुकसान हो गया, एक्सपेंस हो गया। अब एक्सपेंस को नाम क्या देंगे? अब ये सोचो कि गुड्स फ्री में क्यों बांटे होंगे? अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करने के लिए। गुड्स फ्री में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे? प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करने के लिए। मतलब ये हमारा एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड एक्सपेंस है, ये हमारा एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में जाना चाहिए, बराबर। ये कहां जाना चाहिए? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में जाना चाहिए। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में क्या कर देंगे? उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि पहले से ही 5,000 का है, अब और 2,000 का गुड्स में खर्चा किया, तो टोटल 7,000 का एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, इसलिए एडवर्टीजमेंट में ऐड करेंगे। तो ऐड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड as a sample, as a free sample 2,000, तो 7,000, 7,000, अब क्लोज करेंगे। वहां दी हुई सारी इंफॉर्मेशन हो गई है, अब क्लोज करेंगे। करो पहले आप टोटल, पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट और डेबिट की टोटल करो सब लोग टोटल करो।
करो सब लोग टोटल। करो टोटल। क्रेडिट की तो आसान है, ये 4 लाख दिख रहा है सर, ये 1 लाख, तो 5 लाख, 5 लाख 2,000। 0 0 0 0 0 0 5 10 15 कैरी 1 5 plus 1 6 6 plus 7 13 14 14 plus 6 20 21 21 plus 5 26 carry 2 9 10 carry 1 2 plus 1 3 तो 3,06,500 3,06,500 ये ट्रेडिंग की डेबिट की टोटल। अब क्रेडिट की टोटल 5,02,000, क्रेडिट की टोटल 5,02,000 और डेबिट की टोटल 3,06,500 बराबर। अब क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, वो पहले दोनों जगह लिखते हैं, लिखो दोनों जगह 5,02,000 5,02,000। अब जो डिफरेंस आएगा 0 0 यहां 10 10 में से 5 गए 5, यहां 1 1 में से 6 नहीं जाएगा तो इधर 10 करके 11 में से 6 गया 5 9 minus 0 195,500 195,500 1,95,500। क्रेडिट की टोटल ज्यादा है मतलब ये प्रॉफिट है, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है मतलब ये प्रॉफिट है। अब ट्रेडिंग अकाउंट से मिलने वाले प्रॉफिट को, ट्रेडिंग अकाउंट से मिलने वाले प्रॉफिट को कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां लिखता हूं ग्रॉस प्रॉफिट, कैरेट डाउन। इसको ट्रांसफर किया जाता है पी एंड एल अकाउंट में, ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। यहां तक समझा सबको? अब ये ट्रेडिंग के डेबिट में है, ट्रेडिंग के डेबिट में है तो पी एंड एल के क्रेडिट में जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में है तो पी एंड एल के क्रेडिट में जाएगा, तो पी एंड एल के क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना? 195,500 195,500। अब पी एंड एल की टोटल लेंगे 195 plus 2 197 197,500 डेबिट की टोटल। करो सब लोग टोटल। ठीक। अब 0 0 0 0 0 0 5 plus 5 10 10 plus 2 12 12 plus 8 20 20 plus 5 25 carry 2 2 plus 2 4 4 plus 7 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 carry 2 2 plus 1 3 3 plus 1 4 40,500। अब यहां पर भी क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, वो दोनों जगह लिखेंगे। तो 197,500 197,500 डिफरेंस 0
1,57,000 तो 1,57,000 ये आया प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है, तो क्रेडिट की टोटल ज्यादा है। अब क्रेडिट की टोटल ज्यादा है मतलब इनकम की टोटल ज्यादा है, मतलब ये प्रॉफिट है। अब ट्रेडिंग अकाउंट से मिलने वाले प्रॉफिट को, ट्रेडिंग अकाउंट से मिलने वाले प्रॉफिट को कहा जाता है नेट प्रॉफिट। क्या कहा जाता है? नेट प्रॉफिट। तो यहां लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट क्या किया जाता है? इस पार्टनरशिप फर्म के जो भी पार्टनर्स है उन पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। समझा है सबको? ये सबको समझा है अच्छे से? ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जिसमें हम ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन 7th के बाद 8th नंबर का है, वो 8th नंबर के क्वेश्चन में होमवर्क लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।